आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राय सिंह वर्मा आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान का संसार पे आपका स्वागत करता हूं। विज्ञान का संसार अपना चैनल, इस चैनल पे आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 का विज्ञान का एक पाठ जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? देखिए, जब भी कोई चीज पृथ्वी के ऊपर ऊपर की तरफ से गिरती है तो पृथ्वी के ऊपर आकर के गिरती है। ऐसा क्यों? कभी मन में सवाल आया हो कि ये चीज ऊपर की तरफ क्यों नहीं उठ रही? देखिए, पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और जिस बल से पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें गुरुत्वाकर्षण हमारा होता है। इस पाठ में आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं? इस गुरुत्वाकर्षण में जो जो टॉपिक्स हम इस पाठ में कवर करेंगे उनमें हमारा, देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दूसरा, अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? सार्वत्रिक नियम की गुरुत्वाकर्षण जो हमारे हर जगह पर लागू है वो है क्या? उसका सार्वत्रिक नियम क्या है? मुक्त पतन क्या होता है? प्रणोद तथा दाब क्या है? उत्प्लावकता क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? और आपेक्षिक घनत्व क्या है? ये सभी पॉइंट्स हम इसके पाठ में आज कवर करने वाले हैं। जब आप इस पाठ को कवर कर लेंगे तो उसके बाद ये जो पॉइंट्स यहां पर आपको दिख रहे हैं, आपके जवाब आपको पता होंगे। क्यों? क्योंकि इन सब पॉइंट्स को हम इसमें कवर करेंगे, डिटेल में हम आपको बताएंगे कि ये होता क्या है। आगे आते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो था गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या? जैसा मैंने अभी बताया कि हर चीज पृथ्वी जो है हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और वो जो बल होता है, या देखिए, वह बल जो किसी भी वस्तु को, क्या है? वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है उसे हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। वो बल जिस बल के द्वारा हर एक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही, वो हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि हम कोई एक पत्थर बिना धक्का मारे, मतलब हम धक्का नहीं मारे, हम कोई भी पत्थर अगर हम फेंक रहे हैं, वो पत्थर क्या हो रहा है या छोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? पृथ्वी के केंद्र की तरफ जा रहा है। पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, उसके ऊपर बल लगा रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो वो पत्थर पृथ्वी की तरफ जाएगा। जिस बल से पृथ्वी उस पत्थर को खींच रही है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए, पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी इतनी बड़ी है, पत्थर इतना छोटा सा है, वो पत्थर जो पृथ्वी को खींच रहा है उस चीज का हमें आभास नहीं होगा, लेकिन हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। यही चीज इसके अंदर, यदि हम कोई एक पत्थर बिना धक्का दिए फेंकते हैं, वह धरती के और त्वरित होता, तो पता चलता है कि कोई एक बल उस पत्थर पर लग रहा है, यानी कि कोई बल उस पत्थर को खींच रहा है। इसका अर्थ है कि पत्थर भी धरती को आकर्षित करता है। अभी मैंने बताया केवल धरती ही पत्थर को आकर्षित नहीं कर रही है, पत्थर भी धरती को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, लेकिन पत्थर इतना छोटा है पृथ्वी के कंपैरिजन में, तो क्या हो रहा है? वो चीज फिर हमें आभास नहीं हो रहा उस चीज का, तो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। तो ये क्या है? हमारा गुरुत्वाकर्षण। क्या है? हमारा गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? देखिए, जब हम एक रस्सी के किनारे पर कोई पत्थर बांध करके चारों तरफ घुमाते हैं तो क्या होता है? वो रस्सी जो हमने यहां पर पकड़ी हुई है और वो तो पत्थर चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे हम घुमाते हैं, तो वो पत्थर यहां से बंधा हुआ है, वो पत्थर दूर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां उस पत्थर को खींच रहा है, ठीक है, और पत्थर भी क्या कर रहा है? इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। होता है या नहीं? आप जब भी घुमा करके देखो तो क्या होगा? पत्थर भी इस पोजीशन को खींचने की कोशिश कर रहा है, पत्थर को इस तरफ खींचे हुए, दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। ये जो बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा। अब अभिकेंद्रीय बल, देखिए, दोनों चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे को जो चीजें खींच रही हैं उनका जो बल है, जिस बल से वो एक दूसरे को खींच रही है, वो अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? कि वो बल हमेशा अंदर की तरफ, देखिए, यहां ये सूर्य था हमारा, ये हमारे क्या है? पृथ्वी है। ये सूर्य जो है ना, इस पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है और पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर क्या हो रहा है? हाँ सुनील,
सूर्य जो है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है और पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींच रही है। हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वह सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है। और अपनी तरफ खींचता है तो क्या है, सभी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और उनका सबका एक अपना निश्चित रास्ता है, निश्चित पाथ है, ठीक है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। तो वो क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उन सभी ग्रहों को बांध के रखता है। इसी प्रकार से पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्या, प्राकृतिक उपग्रह चांद। चांद क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, किस वजह से लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगा रहा है। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, चांद का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी चांद को खींच रही है, चांद पृथ्वी को खींच रहा है, लेकिन दोनों ही गति कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। एक दूसरे को जिस बल से वो खींच रहे हैं वो बल हमारा क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में एक समान गति से घुमाने के लिए लगने वाला बल, वृत्ताकार पथ में, जैसे मैंने बताया, यहां हम रस्सी बांधी और उसको पत्थर को अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो वो क्या होगा, एक वृत्ताकार पथ में घूमेगा, लेकिन यहां से बंधा हुआ है, ये उसको खींच रहा है और पत्थर इसको उस तरफ खींच रहा है। तो दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। इसके बाद आता है कि अपकेंद्रीय बल क्या है। अभी जो हमने बताया कि दोनों वस्तु एक दूसरे को खींच रही है, तो बल क्या था हमारा, अभिकेंद्रीय बल है। लेकिन एक बल जो इनको दूर कर रहा है, वो बल कौन सा हो जाता है हमारा, वो अपकेंद्रीय बल हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, अपकेंद्रीय बल होता है। देखिए, अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है जो वक्र पथ पर चल रही वस्तु को महसूस होता है। वक्र पथ पर चल रही वस्तु को क्या होता है, महसूस होता है, यानी कि जो घूम रही है उसमें क्या होता है, यह बल घूर्णन के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। कहां कार्य करता है, बाहर की ओर। जब हम पत्थर चारों तरफ घुमा रहे हैं तो पत्थर बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या है, उसका अपकेंद्रीय बल होता है हमारा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, हम बात कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण का। अब हर जगह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। हम तो पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर हर वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू हो रहा है। क्यों, देखिए, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो सोच के देखो क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण अगर नहीं होगा तो हम उड़ेंगे, मतलब हमारा भार जीरो हो जाएगा। हमारा भार जीरो क्यों हो जाएगा, क्या कारण रहेंगे, जीवन संभव नहीं हो पाएगा, इसके पीछे वो सारी चीजें आगे आएंगी। अभी हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है क्या, देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है और उनके द्रव्यमान, दो पिंड यानी कि कोई भी दो वस्तुएं, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर उसकी मात्रा, उसका क्या है, द्रव्यमान है। कोई भी चीज है उसके अंदर उस पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसका क्या, हमारा द्रव्यमान है। देखो, दो चीजें आ जाती है, क्या आती है, एक तो हमारा जैसे ये पृथ्वी, ये दूसरा एक कोई भी पिंड है। तो क्या हो रहा है, ये पृथ्वी का केंद्र है हमारा और ये इसका केंद्र है। इसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान हमने m मान लिया, ये बड़ा है इसको हमने ले लिया, ये छोटा है इसका द्रव्यमान हम m मान लेते हैं। द्रव्यमान यानी कि इसमें पदार्थ की निहित मात्रा, इनके बीच की ये दूरी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये कहता है कि गुरुत्वाकर्षण इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा और इनके बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, अगर हम इसको F से बल कि कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये हमारा ये कहता है कि क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, समानुपाती, किस चीज के, m द्रव्यमान इस वस्तु का और m द्रव्यमान इस वस्तु का। ठीक है, इसको हम यहां से हटा देते हैं। ये देखिए, ये m यहां लिख दिया हमने। समानुपाती तो इनके था और व्युत्क्रमानुपाती किसके था, d। ये डिस्टेंस यहां इसके और इसके केंद्र के बीच में जो दूरी है, व्युत्क्रमानुपाती होता है d स्क्वायर, इनके बीच की दूरी के वर्ग के। अब आता क्या हमारा, F इज इक्वल टू g m ओवर d स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिरांक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम में कहता है उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है और उन दोनों के जो
उन दोनों का द्रव्यमान है उसका समानुपाती है। यहां आ गए, देखो ये दो वस्तुएं हैं, इसके अंदर इसने क्या माना है, इसके अंदर इसने मान लिया, देखो यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 हो और उनके बीच की दूरी d हो तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। यहां g एक आनुपातिकता स्थिरांक है, क्या है, आनुपातिकता स्थिरांक है, और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी मैंने जो बताया था वही सारी चीजें इसके अंदर आ गई। F बराबर g, m बड़ी वस्तु का, m छोटे का, और नीचे d स्क्वायर, इनके बीच डिस्टेंस। तो ये क्या होगा हमारा सार्वत्रिक नियम, किसका, गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसका महत्व क्या है हमारे लिए, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम लग रहा है, हर जगह लग रहा है, उसका हमारे लिए महत्व है। तो महत्व है क्या, वो हम करते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का जहां आता है कि इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर देखिए हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी से बांध के रखने का मतलब क्या है, हम अगर पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, चल रहे हैं, तो किस वजह से, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, हम पृथ्वी के ऊपर चल नहीं पाएंगे। अगर हमने, क्योंकि हमारा वजन ही नहीं होगा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही हमारा वजन है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का है जिसकी वजह से चांद को अपनी ओर खींच रही है, और चांद पृथ्वी की ओर चारों ओर चक्कर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ग्रहों की गति का मतलब क्या है, सौरमंडल का जो सूर्य है, चार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगा रहे हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और सभी ग्रहों का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जो सूर्य को आकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रमा का सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जो आता है, ज्वार भाटा क्या है, समुद्र के अंदर आता है, वो किस वजह से आता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है। अब देखिए अगला, मुक्त पतन। मुक्त पतन का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल, फ्री मतलब आजाद। देखिए हमने कोई भी चीज ली, कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, मान लो ये पेन मैंने लिया, ये पेन अगर मैं छोड़ता हूं तो छोड़ने के बाद सीधा धरती के ऊपर जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हम जैसे सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं जैसा रोड आ गया हमें वैसे मुड़ना पड़ेगा, नहीं, ये कोई भी चीज हम जितनी भी ऊंचाई से छोड़ेंगे सीधी पृथ्वी पे जाएगी, बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये क्या है, मुक्त पतन होता है। किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण क्या हो रहा है, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गिरना। हमने तो फ्री में छोड़ा उसको, हमने बिल्कुल छोड़ दिया, उस टाइम जब हमने छोड़ा तो उसकी गति क्या थी, बिल्कुल जीरो, कोई गति हमने दी नहीं उसको, हमने तो पकड़ रखा था और छोड़ दिया तो क्या हो, नीचे की तरफ। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया, हमने छोड़ा तब उसकी गति जीरो थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगी उसकी गति बढ़ती जाएगी और उसके वेग में परिवर्तन होता जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो उसकी गति हमारी बढ़ती जाएगी। अब ये क्या कहता है, मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सीधी जाएगी वो। अब ये क्या कहता है, क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती है, लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, वस्तु के जो वेग का परिमाण है उसमें परिवर्तन होगा, उसकी गति बदलेगी, वो बढ़ेगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण। पहले हमने जो पढ़े थे, पाठ गति का पाठ किया था, उसके अंदर हमारा त्वरण जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, हमारा ए, क्या था हमारा ए हमारा त्वरण था। अब यहां हमारा त्वरण क्या होगा, जी, जिसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी से प्रदर्शित करेंगे। और इसकी मात्रा की इकाई क्या होगी हमारी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक रहेगा। अगला हमारा था गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। जी का मान हम निकालेंगे कैसे, त्वरण हमें निकाल लेते थे हम गति में परिवर्तन की दर, लेकिन यहां गति तो गाड़ी की परिवर्तन की दर हम निकाल लें, यहां कैसे निकालेंगे। अब जी का मान अगर हमें निकालना है तो किस प्रकार से निकाला जाएगा। देखिए वही जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, एफ, जो हमने किया था किसमें, सार्वत्रिक नियम के अंदर। सार्वत्रिक नियम के अंदर हमारा क्या था, एफ इज इक्वल टू जी एम ओवर डी स्क्वायर, क्या था, यही था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा हमारा, इसके अंदर क्या है हमारा, ये इसके जो हम लिखेंगे इसमें क्या है हमारा, G बराबर एम ई, एम ओवर
आर स्क्वायर और ये जी हमारा, नहीं यहां तो एफ था हमारा, एफ बराबर जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर, यही है हमारा। इसके अंदर क्या है देखिए, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ यानी कि द्रव्यमान है, किसका, द्रव्यमान है हमारा पृथ्वी का। ये एम जो मास है वो दूसरा हमारा पिंड है उसका, कोई भी पिंड जो हम ले रहे हैं। आर हमारा क्या है, आर है हमारा त्रिज्या, किसकी, पृथ्वी की, पृथ्वी की त्रिज्या है हमारी, और ये हमारा आ जाएगा बल, और ये गुरुत्वीय स्थिरांक हमारा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये हमारा था वही चीजें, पिंड का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, एफ लगने वाला बल, और ये हमारा क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमारा होता है। हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मैंने बताया, यहां हम त्वरण को क्या लेंगे, त्वरण हमारा क्या है, यहाँ जी है, जी, और यहां क्या हो जाएगा एम, और फोर्स, फोर्स बराबर एम इंटू जी हो गया हमारा। तो यहां आ जाइए, देखिए एफ इज इक्वल टू एम इंटू में जी, और एफ किसके बराबर था, जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर, ये मैंने बताई दिए। एम जो दूसरा पिंड है उसका मास, द्रव्यमान, ये पृथ्वी का द्रव्यमान आर, पृथ्वी का त्रिज्या, और ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण। अब हम क्या करेंगे, देखो एम इंटू जी, इसको बराबर ले लेते हैं, यहां छोड़ देते हैं एक बार। अब ये जो हमने लिया, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहां से हम ये हटा दिया, इस m को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये m हमारा इस तरफ ले आएंगे, इस m को इस तरफ लाएंगे, ये क्या हुआ हमारा g m e m, और ये m अगर इस तरफ आएगा तो m नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहां गुणा में तो नीचे भाग में आ जाएगा, और ये r स्क्वायर, m से m गया। अब ये जो g आ रहा है हमारा, g m e ओवर r स्क्वायर, ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण निकालने का हमारा फॉर्मूला आ गया। हम क्या करेंगे, इससे गुरुत्वीय त्वरण अपना निकाल लेंगे। यहां आ जाइए, ये होगा हमारा, यही चीज सारी की सारी इसके अंदर थी। अब हमने जो उसके अंदर लिखा था, हमें करना क्या है, देखिए दोबारा से हम अगर उसके ऊपर आए तो हमारा क्या हो जाएगा, जी जो हमारा आया था, जी किसके बराबर था, जी बराबर था हमारा जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, जी जिसे क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है, और गुरुत्वीय स्थिरांक की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, बदलेगी नहीं है कभी। एम ई मास ऑफ अर्थ, भूमि का यानी कि धरती का भार, धरती का भार बदल जाएगा, द्रव्यमान, धरती का द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आर, आर क्या है हमारा, त्रिज्या, किसकी, धरती की, धरती की त्रिज्या भी नहीं बदलेगी। तो ये तीनों चीजें हमारी फिक्स हैं, और अगर इसके अंदर हम इन चीजों को, तीनों चीजों को रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू हमारे पास है ये, एम ई पृथ्वी का मास 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये पृथ्वी की त्रिज्या, इसको अगर हमने फॉर्मूले में रखा तो जी हमारा गुरुत्वीय जो क्या, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या आ गया, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां इस चीज को ध्यान रखना, जी की वैल्यू ये क्या हो गया हमारे 9.8 है पृथ्वी के संदर्भ में। ठीक है, अब अगला गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक। देखिए अभी हमने दो चीजें की थी, दो चीजें हमारी क्या थी उस फॉर्मूले के अंदर, एक तो हमारा जी आया था और दूसरा क्या आया था, जी। इस जी में और इस जी में फर्क क्या है, फॉर्मूले के अंदर आया था, ये तो हमने पढ़ लिया कि गुरुत्वीय स्थिरांक था हमारा। तो अब ये गुरुत्वीय त्वरण था हमारा, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो गुरुत्वीय स्थिरांक है क्या और गुरुत्वीय त्वरण हमने अभी पढ़ाई है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण में और इसमें अंतर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो हमने अभी निकाला है, और इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। देखिए अलग अलग दूसरी वस्तु के ऊपर डिपेंड कर जाता है। धरती का गुरुत्वाकर्षण जो है वो अलग है, चांद का गुरुत्वाकर्षण अलग है, तो हर ग्रह का अलग गुरुत्वाकर्षण होगा, जिसकी वजह से ये जी गुरुत्वीय जो त्वरण है हमारा ये बदल जाएगी इसकी वैल्यू। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अभी बताया था, ये एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब एक डायरेक्शन में। अब
ये क्या कहता है, गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान अभी बताया था हमने कि ये नहीं बदलता, ये फिक्स वैल्यू है, इसका मान सदैव स्थिर रहता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। ये एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब जिसकी दिशा नहीं है। अगला त्वरण। त्वरण होता क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब भी हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हमारा क्या आ रहा है, देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय प्रभाव किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है तो उसकी गति में जो परिवर्तन होता है, ठीक है। अब पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर होता है। पृथ्वी के निकट जी का मान क्या है, स्थिर है, बदलेगा नहीं। जी का मान की वैल्यू 1 है। अतः एक समान त्वरित गति के सभी त्वरण समीकरण त्वरण एक स्थान पर जी रखने पर मान्य होंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे 3 समीकरण थे जो हमने पढ़े थे, क्या थे हमारे 3 समीकरण, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने पढ़ा था। इसमें a हमारा क्या था, त्वरण। इसी तरीके से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये भी हमारा a क्या था, त्वरण। और तीसरे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी के नजदीक जो g की वैल्यू है वो बदलती नहीं है, वो स्थिर रहती है। और अगर वो पृथ्वी पे स्थिर रह रही है तो हम जो त्वरण की हमारी समीकरण थी उनमें एक ही जगह अगर हम g को रख दें तो हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये कह रहा है कि इनके समीकरण के अंदर क्या हो जाएगा, हम जी को रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम जी को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो समीकरण होगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, देखिए v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2 gt, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारे 3 समीकरण थी। और तीनों समीकरण हमने जो किए हैं वो क्या हो गया हमारा, ये देखिए जो पिछली समीकरण थी हमारे 1 2 3। अब आ रहा हमारा भार। अभी तक हमने क्या किया, जो भी हम कर रहे थे, अब द्रव्यमान अब तक हम लेकर के चल रहे थे, अब बात कर रहे हैं हम द्रव्यमान और भार कि द्रव्यमान जो हमने पढ़ा था वो तो पढ़ा था वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। अब क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, भार। कि भार होता क्या है, भार क्या है, हमारा भार कितना है। मान लो मेरा भार 60 किलोग्राम, कहां है वो भार 60 किलोग्राम, पृथ्वी के ऊपर। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसकी वजह से हमारा भार है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर चले जाओ, मान लो हमारा गुरुत्वाकर्षण की सीमा जैसे हमारी ये पृथ्वी है और यहां तक ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, यहां तक पृथ्वी हमें अट्रैक्ट करती है। इससे बाहर अगर हम चले जाते हैं यहां, तो हमारा भार क्या हो जाएगा, 0। हमारा कोई भार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी अब हमें अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, हमें खींच नहीं रही। और जब पृथ्वी नहीं खींचेगी, कोई बल हमारे ऊपर लग ही नहीं रहा, तो हमारा भार क्या होगा, 0। अब कहेंगे जो हमारा शरीर तो है, शरीर हमारा कहां गया, शरीर हमारा है, द्रव्यमान हमारा कहीं नहीं बदलता। द्रव्यमान जो रहेगा वो हर जगह बराबर रहेगा, चाहे हम चांद पे चले जाए, चाहे हम पृथ्वी पे रहे, या फिर किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, द्रव्यमान तो हमारा बराबर रहेगा। लेकिन हमारा जो भार बनेगा वो हर जगह अलग अलग हो जाएगा। देखिए ये पृथ्वी थी, पृथ्वी के ऊपर मान लो मेरा भार कितना है, 60 किलोग्राम है। अगर मैं चांद पे चला जाता हूं, चांद पे मेरा भार कितना हो जाएगा, क्योंकि चांद का तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बजाय 1/6 है, छठा हिस्से का। तो यहां अगर मेरा वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पे मेरा वजन कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम रह जाएगा। हालांकि मेरा शरीर तो वही रहा, चांद पे चला गया या फिर धरती पे चला गया, लेकिन मेरा वजन किस वजह से हुआ, मेरा भार हुआ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो यहां जो हम बात कर रहे थे, देखिए अभी तो हमने ये भार, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यानी कि किसी वस्तु का भार वो बल होता है जिस बल की वजह से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो ये उसका भार है। पृथ्वी नहीं, कोई भी ग्रह हो, कहीं भी हम जाते हैं, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, हमारा भार होता है। हम जानते हैं कि बल किसके बराबर होता है,
द्रव्यमान गुणा में त्वरण, जैसा हमने पीछे किया था F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमारा लिया था ना हमने, तो फिर बाद में हमने क्या F इजिकल टू m इंटू जी, जी क्या था हमारा, अभी हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल। अब ये हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन ये कहता है, अब ये क्या हो जाएगा m इंटू जी हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी के द्वारा आरोपित बल भार कहलाता है, इसे W से प्रदर्शित करेंगे। यहां हम फोर्स ले रहे हैं, बल ले रहे हैं, लेकिन हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भार की। भार हमारा क्या होगा W, और W किस चीज के बराबर हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी। अब ये हमारा होगा। अब W इज इक्वल टू एम जी लिखेंगे हम, वेट अगर हमें निकालना है। M क्या था, M था हमारा द्रव्यमान, क्या था हमारा द्रव्यमान, यानी कि उस वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। कोई भी वस्तु अगर हम ले रहे हैं, हमारा शरीर है, ये पेन है, इसका भी जो भार है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से है, इसका अपना द्रव्यमान है। द्रव्यमान कहीं भी लेके जाए हम बराबर रहेगा, लेकिन भार इसका क्या हो रहा है, जिस भी जगह पर ये जाएगा वहां के गुरुत्वाकर्षण बल इसका क्या होगा, भार होगा, और वो भार क्या हमारा W, और W किसके बराबर है M, यानी कि उस वस्तु का द्रव्यमान, और G ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है। अब बात आती है द्रव्यमान और भार में अंतर। अभी जो मैंने चीजें बताई कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, देखिए किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। उस वस्तु में जितना द्रव्य है वो क्या है, उसका द्रव्यमान है। और भार क्या है, जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को और अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है वो क्या, उसका भार है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का माप हम वस्तु के जड़त्व का माप करते हैं, जो वस्तु का जड़त्व है वो उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है, चाहे चांद पे चला जाए, पृथ्वी पे या किसी दूसरे ग्रह पे, द्रव्यमान का माप भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक है, एक अदिश राशि है। किसी स्थान पर जी का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता। भार बेशक 0 हो जाए, जी का मान शून्य हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 0 भी हो जाए तो द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात इस पे आ रही, भार वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण होता है हमारा। ए क्या था हमारा, जी। यहां हम जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है हमारा। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। भार का माप कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। कमानीदार भार एक सदिश राशि है। किसी स्थान पर जी का मान शून्य होने पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। अगर जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो वस्तु का भार भी 0 हो जाता है। ये एक प्रश्न है, इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 1200 न्यूटन है, ये पृथ्वी पर 1200 न्यूटन था और उसका भार चांद पर 200 न्यूटन है, वही जो 1/6 आ जाता है। अब ये क्या कह रहा है, उस व्यक्ति का पृथ्वी और चांद पर द्रव्यमान ज्ञात करना हमें, कि पृथ्वी पर कितना द्रव्यमान, चांद पर कितना द्रव्यमान, उसकी वजह से उसका गुरुत्वीय त्वरण चांद पर कितना होगा, चांद पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। देखिए व्यक्ति का भार 1200 न्यूटन कहां, पृथ्वी पर 200 न्यूटन कहां, चांद पर। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण देखो यहां पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप कहेंगे जी हमने तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकाला था, यही निकाला था ना हमने, जी का मान जो निकाला था। अब यहां जी का मान 10 क्यों दिया, देखिए 9.8 लेने से कैलकुलेशन जो थोड़ी बदल जाएगी, इसलिए हमने इसको नियर बाय वैल्यू में ले लिया, राउंड फिगर में 10 आ गया हमारा। W बराबर mg। अब वेट जो हमारा था मास इंटू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, मास 1200 भाग में 10 क्या आया हमारा, हमें तो निकालना तो मास था ना, क्योंकि वजन तो हमें दे रखा था। अब वजन जो हमें दे रखा था वो क्या था, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। निकालना क्या है हमें, m इज इक्वल टू W बटा में g। ये क्या दे रखा है 1200, ये क्या दे रखा हमारा 10, क्या आ गया हमारा 120 किलोग्राम। क्या मास, कहां पे, धरती पे, कहां पे, भूमि पे, अर्थ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरा हमारा क्या था, चांद पे 200 का जब हम ले रहे हैं तो यहां हमारा क्या आ जाता है, ये 200 120 220 तो क्या आ जाएगा हमारा जी की वैल्यू, क्या आ गया हमारे यहां जी की वैल्यू, क्योंकि मास तो हमने निकाल लिया था।
मास का मैंने बताया था द्रव्यमान जो है वो बदलता नहीं है। द्रव्यमान चाहे वो हम धरती पे हो, चाहे हम चांद पे चले जाए, किसी दूसरे ग्रह पे चले जाए, हमारा द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द्रव्यमान हमने निकाला था, वो द्रव्यमान क्या था हमारा एम। एम हमारा कितना आ गया था 120 आया था ना। अब हम जो कर रहे थे वो हमारा क्या है, हमें निकालना क्या था फिर जी की वैल्यू। हमने इसने पूछा गुरुत्वीय त्वरण चांद पर कितना होगा, गुरुत्वीय त्वरण निकालना था। तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, चांद पे मास कितना था, देखिए गुरुत्वीय त्वरण m इंटू जी, ये कितना था हमारा चांद पे, कितना था 200। वेट तो हमारा 120 ही आ गया, और ये कितना था हमारा चांद पे 200 था, और ये क्या हमारा जी, तो ये इसके नीचे जाएगा तो 120 बटा में 200, ये हमारा क्या आ जाएगा 200 बटा 120। वेट हमारा 200 था, 200 बटे 120, यानी कि W बराबर हमारा जी, ये हमारा 120 आया था, ये हमारा 200 है, ये हमारा 120 है, जी है, जी बराबर 200 बटा में 120, ये हमारा क्या आ जाएगा जी की वैल्यू आ जाएगी कहां पर, चांद पर। चांद पर जो हमारा सवाल इसने पूछा था। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है प्रणोद और दाब, कि प्रणोद क्या होता है और दाब क्या है, हमें प्रणोद और दाब को समझना है। प्रेशर एंड थर्स्ट, जो दोनों चीजें हैं। प्रणोद क्या है हमारा, देखो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला जो बल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। किसी वस्तु की जो सतह है उसके लंबवत जो हमारा बल लगेगा वो हमारा क्या है, प्रणोद। और दाब क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, प्रति एकांक जो क्षेत्रफल रहेगा उस पे जो हमारा बल लगेगा वो हमारा क्या होता है, दाब होता है। अब दाब का मात्रक क्या है हमारा, दाब का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन व क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक हमें पता है मीटर गुणा में मीटर बराबर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और बल का हमने न्यूटन। अभी पिछले सवाल में ही हमने किया था जिसके अंदर दे रखा था कि उसका बल चांद पे कितना है 200 न्यूटन, और उस पे कितना था हमारा 1200 न्यूटन पृथ्वी के ऊपर, तो वो बल का मात्रक था। अब यहाँ क्या आ रहा हमारा, बल का तो हमने प्रणोद का मात्रक दे दिया इसने न्यूटन, और इसका बल का क्षेत्रफल, क्योंकि देखो लंबवत जो बल लग रहा है वो हमारा प्रणोद है, बल दोनों तो उसमें लग रहा है, और इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल के ऊपर लग रहा है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है, जिसे पीए, किससे, यहां दाब का ऐसा मात्रक पास्कल, पास्कल हमारा दाब का ऐसा मात्रक हो रहा है। उत्प्लावकता क्या है, उत्प्लावकता की हम बात कर रहे हैं कि उत्प्लावकता उत्प्लावकता की हम बात कर रहे हैं कि उत्प्लावकता क्या है। देखिए जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है, आपने डुबा के देखी है, बहुत सी वस्तु आपने डूबती हुई देखी होंगी। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है वो क्या करेगा, उस वस्तु को नीचे की ओर लेके जाएगा। ऐसा होता है ना, देखो हम कोई भी चीज होती है ऊपर से जब गिराएंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन अगर वो चीज पानी के अंदर है तो क्या होगा, क्या वो पृथ्वी की सतह पे जाएगी, नहीं जा पाती है। इसका क्या कारण है, कौन सी चीज जाएगी कौन सी चीज नहीं जाएगी, कौन सी आसानी से चली जाएगी कौन सी मुश्किल से जाएगी, ये चीजें हैं। अब यहां देखिए क्या होता है, उत्प्लावन बल जो है सदैव ऊपर की तरफ आरोपित होता है। इस बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। यहां क्या चीज आ रही है, कोई भी चीज जब पानी के ऊपर अंदर डुबोई जाती है तो पानी क्या करता है, एक बल ऊपर की तरफ उस वस्तु पर लगता है, उस वस्तु को डूबने नहीं देता। वो क्या है हमारा उत्प्लावन बल होता है। उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है। यह इस बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है कि द्रव का घनत्व क्या है। अगर द्रव के घनत्व के अकॉर्डिंग वो वस्तु, अगर वो भारी है तो वो डूबेगी, कितनी आसानी से डूबेगी, अगर वो हल्की है तो वो नहीं डूबेगी, क्यों नहीं डूबेगी, वो चीजें आ जाती हैं। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अगर उत्प्लावन बल से ज्यादा है
उत्प्लावन बल उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेल रहा है और वस्तु पे जो बल लग रहा है वो उस वस्तु को नीचे की ओर धकेल रहा है। अगर वस्तु पे जो उसको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं वो बल अगर ज्यादा हो गया तो वस्तु डूब जाएगी, और अगर उत्प्लावन बल जो वस्तु को ऊपर की ओर धकेल रहा है वो ज्यादा हो गया तो वो वस्तु क्या करेगी, नहीं डूबेगी, तैरती रहेगी। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अगर उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु तैरती रहेगी। देखो कोई भी वस्तु हमने पानी के ऊपर छोड़ दी, वो ऊपर की तरफ तो जाएगी नहीं, जाएगी ना, वो नीचे की तरफ जाएगी या फिर सतह पर तैरेगी। तो क्या होता है, अगर वो बल ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, और अगर जो बल वस्तु के ऊपर लगा रहे वो बराबर है किसके, उत्प्लावन बल के, तो वो वस्तु उस पे सतह पर तैरती रहेगी। यही कारण है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है। लोहे की कील जो होती है उसके ऊपर जो बल लगता है वो बल ज्यादा होता है और वो पानी में डूब जाती है, जबकि बाकी बहुत सारी चीजें हमने जैसे देखी है, जैसे पानी का जहाज होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो उत्प्लावन बल है और जो जहाज बल पानी के ऊपर लगा रहा है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए वो चीज तैरती रहती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? देखिए, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है, पूर्णतः का मतलब पूरी तरह से डुबो दिया जाए और अंशतः का मतलब कुछ हिस्सा डुबोया जाता है, तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। ऊपर की तरफ उस पर एक बल लगता है, ठीक है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। वस्तु द्वारा विस्थापित तरल, जितनी जगह में वो वस्तु उसके अंदर आई है, उसने जितनी उस तरल को हटाया है उसके भार के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना? इसमें क्या है, देखिए कोई भी चीज, मान लो हम एक गिलास पानी लेते हैं और उस पानी के अंदर हम 4 कंचे डाल देते हैं, तो वो कंचे क्या करेंगे? आपने थ्रस्टिकरों की कहानी सुनी होगी कि कौवा पत्थर डालता है और पत्थर डालता रहता है जब तक कि वो पानी ऊपर नहीं आ जाता। वो पानी ऊपर आता है और कौवा पानी पी करके उड़ जाता है। तो वो पत्थर डलते गए और उन पत्थरों ने क्या किया, वो पानी की जगह को घेर लिया और पानी ऊपर उठता गया। तो जितनी जगह उन्होंने घेरी, जो पानी के अंदर जो चीज हमने पानी के अंदर डाली थी उसने जो जगह घेरी पानी की, उस पानी का भार वो क्या हो जाएगा, हमारा उसके बराबर हो जाएगा। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। कौन सा बल? जो बल उस वस्तु ने लगाया था, यानी कि जो वस्तु ने बल लगाया था। अगर हम मान लो हम ये कहते हैं कि कोई चीज पानी में हमें डुबोनी है, तो उस पर कितना बल हम लगाएं ये कैसे पता चलेगा हमें? वो बल अगर हमें निकालना है तो वो बल निकालने के लिए जो चीज हमने वहां से विस्थापित की है, जितना तरल हमने वहां से विस्थापित किया, उस तरल का भार निकाल लो। उस तरल का भार हम निकालेंगे। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा मान लो ये कोई चीज हमने ली, यहां पर हमारा इतना तरल भरा हुआ है, ठीक है। इतना तरल में हमने क्या किया, यहां हम कोई चीज डुबोएंगे इसमें, मान लो ये कोई चीज थी और इसको हमने यहां पर डुबो दिया। अब क्या होगा, ये चीज यहां पर आने पर ये पानी का जो लेवल है ना, ये यहां तक चला जाएगा। इतना पानी का लेवल ऊपर उठ गया, यानी कि इस जगह ने इस पानी को ऊपर कर दिया। अगर ये पानी का लेवल हम यहीं रखें और इस पानी को, जो इतना पानी एक्स्ट्रा हमारा है, इस पानी का भार हम करें, तो वो बल जो इस वस्तु ने इस वस्तु पे हमने इस पानी के अंदर इसको डुबोने के लिए लगाया है, वो उस भार के बराबर हो जाएगा। तो ये भार निकालने का हमारा था। अब ये कहता है आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहां कहां होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का अगर हम उपयोग कर रहे हैं, हम कर रहे थे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत के उपयोग क्या है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग यानी कि हमने जो अभी निकाला था कि वो बल, कितना बल उस वस्तु पे हमने लगाया कि वो पानी में डूब जाए, और उसके बाद वो बल जो है वो वहां से विस्थापित पानी के भार के बराबर हो जाता है। अब इस चीज का प्रयोग करके क्या क्या कार्य किए गए, देखो वो बल का जब हमने प्रयोग पता कर लिया, उसके बाद हम उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या है, देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। पदार्थ का जो घनत्व होगा, अपेक्षित घनत्व, उसको पता करने में हमारा बिल्कुल कारगर रहेगा कि किस प्रकार से उसका घनत्व निकाला जाए।
यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग किया जाएगा। जलयान, जलयान हमारे यानी कि पानी पे चलने वाले जो भी हमारे जहाज हैं कि हम किस तरह से उसे बनाएं, कितना नीचे का सरफेस उसका लें, कितना उसमें वजन होना चाहिए कि वो जहाज डूबे नहीं। इस चीज का अंदाजा किस चीज से लगाया जाएगा? इस चीज का अंदाजा ये बल निकाल करके लगाया जाएगा कि किस प्रकार से हमें उस जहाज को बनाना चाहिए। दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। दुग्धमापी, दूध को मापने का जो यंत्र है दुग्धमापी, और ये हमारे जो हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर है। हाइड्रोमीटर का हमारा जो प्रयोग हम करते हैं तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता था कि हम उस बल का निर्धारण कर लेते हैं, उस बल की मात्रा का पता लगा देते हैं कि जो वस्तु को डूबने से बचाने में या डूबने में कितना बल की आवश्यकता होती है, ताकि उसके आधार पर इन सब का प्रयोग किया जा सके। घनत्व व अपेक्षित घनत्व, अभी हम पिछले ही उसमें स्लाइड में हमने देखा था कि अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए हमें कारगर रहता है। तो अपेक्षित घनत्व या घनत्व होता क्या है? देखिए घनत्व जब हम निकालेंगे, ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। प्रति एकांक आयतन कि एक निश्चित जो एकांक है उसमें जो उसका आयतन है वो उसका क्या हो गया? प्रति एकांक, एक निश्चित इकाई में उसका आयतन, वो उसका क्या हो जाएगा? घनत्व। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। किलोग्राम प्रति घन मीटर। घन मीटर का मतलब 1 मीटर की ऊंचाई, 1 मीटर की चौड़ाई और 1 मीटर की ही गहराई, वो क्या हो जाएगा हमारा? घन मीटर। प्रति घन मीटर में उसकी मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर में कितना आ रहा है? विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान होता है। किसी पदार्थ का जो घनत्व जितने हमने लिए हैं, विशिष्ट परिस्थितियां अगर वही रहती हैं तो क्या होता है? वो बराबर रहता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसका लाक्षणिक गुण होता है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, कि उसका द्रव्यमान कितना है और आयतन कितना है। द्रव्यमान बटे आयतन उसका क्या हो जाएगा? हमारा घनत्व हो जाएगा। अब आता अपेक्षित घनत्व क्या है? किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। यानी कि उस पदार्थ का खुद का घनत्व कितना है और पानी के साथ उसका जो रेशियो है वो कितना है, कि पानी के साथ उसका घनत्व कितना है, तब वो क्या हो जाएगा? हमारा अपेक्षित घनत्व। जो अभी पिछले में हमने क्या था कि अपेक्षित घनत्व का हमें पता चल जाता है। अपेक्षित घनत्व का मतलब है जब जहाज हम बना रहे हैं तो जहाज का कितना घनत्व है और जो पानी का घनत्व उसके कंपैरिजन में हम जहाज का घनत्व कितना रखें कि वो डूबे ना। इस तरीके से हम उसका आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग हो रहा है। तो अपेक्षित घनत्व हमारा क्या हो गया? पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। चूंकि अपेक्षित घनत्व समान राशियों का एक अनुपात आता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक नहीं होता का मतलब क्या होता है? ये क्या कहना चाह रहा है? यहां ये कह रहा है कि समान राशियों का एक, समान का मतलब ऊपर वाली राशि भी जो हमारी है घनत्व उसका भी मान लो मीटर हो गया, नीचे वाले का भी मीटर हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल ही हो गया तो फिर रहा क्या? इसलिए इसका कोई घनत्व नहीं होता है। इस पाठ का गृह कार्य, गृह कार्य का मतलब आपको जो करना है, इसके अंदर आप खुद क्या करेंगे। देखिए इस पाठ से संबंधित जितने भी पर्सन है, जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं, सभी पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स इसमें रहेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको इसके करने हैं। ग्रेविटी से संबंधित न्यूमेरिकल है, द्रव्यमान से संबंधित न्यूमेरिकल्स जो हमारे रहेंगे, क्योंकि 3 चीजें तो इसके अंदर हमने कांस्टेंट निकाल दी थी। मास ऑफ अर्थ हमारा कभी चेंज नहीं होता, गुरुत्व स्थिरांक जो हमारा है कैपिटल जी था वो हमारा चेंज नहीं होता है, और तीसरा हमारा पृथ्वी की जो त्रिज्या थी वो हमारी चेंज नहीं होती है, वो न्यूमेरिकल में हमने किए थे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए है कि चांदी का अपेक्षित घनत्व, अभी जो हमने किया था कि चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब है। ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? अब हमें निकालना क्या है? चांदी का घनत्व निकालना है। वो टॉपिक आप करोगे, उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद करना है। कोई भी वस्तु सीधे ऊपर की तरफ फेंकी गई और 78.4 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची, जो नीचे से हमने बल लगाया तो कितनी दूरी उसने तय कर ली? 78.4 मीटर की दूरी उसने तय कर ली। उसका वेग ज्ञात कीजिए और जी इतना लीजिए। हमें निकालना क्या है? वेग निकालना है। कौन सा वेग निकालना है? हमने जब छोड़ी थी उस पे तो उसकी वेलोसिटी थी, ऊपर वो पहुंची 78.4 मीटर की ऊंचाई पर, उसका वेग क्या होगा हमारा? 0, क्योंकि वो तो उतनी हाइट तक पहुंचे। अब निकालना क्या है हमें? आप समझ सकते हैं उस चीज का
किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका भार 48 न्यूटन 49 न्यूटन है। भार की इकाई हमारी क्या थी? न्यूटन है। 49 न्यूटन है किसका? किसी भी वस्तु का। हमें निकालना क्या है? द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान का हमने फॉर्मूला बताया था, द्रव्यमान हमारा m होता है। m निकालना है, किस प्रकार से निकालना है? g की वैल्यू। किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका भार 49 n है। तो 49 n जो हमारा है, n हमारा क्या है? इसका हमारा न्यूटन इसकी इकाई थी और 49 इसका भार दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं द्रव्यमान हमने बताया था, द्रव्यमान हमारा क्या होता है? m होता है। जी हमारी वैल्यू जो थी हमने वो उसके अंदर बताई दी थी। तो आप क्या करना है, ये सवाल भी आपको करने हैं और इससे संबंधित और भी जो आपके न्यूमेरिकल्स इसमें बनते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि जितने न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे इसका कॉन्सेप्ट भी उतना ही आपका क्लियर होता चला जाएगा। आज का इस चैप्टर में इतना ही।